सास ने दिया अमीर और गरीब बहू को नेग। कितना सुंदर लग रहा है ना ये कुंदन का हार। काश ये मेरे पास होता तो मैं इसे पहनकर और भी सुंदर लगती, लेकिन शायद ये नेक मेरे नसीब में नहीं था। ये तुम मेरे नेकलेस के साथ क्या कर रही हो? इसे चुराने आई थी ना? जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम्हारी नजर इसी पर ही टिकी है। देखो मेरी चीजों से दूर रहो, समझी तुम? ना शक्ल ना सूरत, हाथ में ले लिया कुंदन का हार। नहीं दीदी, मैं आपकी नेक को चोरी करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे कमरे से, चोर कहीं की। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अच्छा नेक नहीं दिया सासू माँ ने, इसीलिए तुम मेरे नेक को चुराना चाहती थी। ये कहकर लक्षिता उसका हाथ पकड़कर कमरे से निकाल देती है। आखिर क्यों वो महंगा हार गरीब से दिखने वाली फाल्गुनी के हाथ में था? क्या वो सच में चोरी करने आई थी? और सास ने गरीब बहू को कैसा नेक दिया था? जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां संगीता की दो बहू लक्षिता और फाल्गुनी घर में एक साथ गृह प्रवेश करती हैं। एक तरफ लक्षिता दहेज में ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का सामान लेकर आती है, वहीं दूसरी तरफ फाल्गुनी के पास कोई सामान नहीं होता सिवाय उसके बैग के। और संगीता अमीर बहू पर ज्यादा फूल गिराकर गृह प्रवेश करती है और गरीब बहू पर एक दो फूल बरसाकर। ये फाल्गुनी बहू, शक्ल क्या देख रही है? तेरे पैर छूकर तुझे अंदर लेकर आऊंगी क्या? अंदर आ जा अब। जी माँ जी। अरे लक्षिता, मेरी प्यारी बहू आ गई। बहू तेरा तो लहंगा भी बहुत सुंदर है। माँ जी सुंदर क्यों नहीं लगेगा? आखिर पूरे 2.5 लाख का लहंगा है। आसान बात है क्या इतना महंगा लहंगा पहनना? अच्छा, मेरे दहेज में जो चीज आई है इनमें से आपने कुछ चीज तो देखी नहीं होगी ना? और ये गरीब देवरानी तो कुछ लेकर नहीं आई है। हाँ वो तो है बहू। इतनी गरीब जो हो, देखोगी भी कैसे आप? ये पागल औरत कैसे बहू की हाँ में हाँ मिला रही है? वो इसका मजाक उड़ा रही है। बहू, इसके घर में कोई दहेज देने वाला होगा तब तो दहेज लेकर आएगी ना। माँ बाप को तो खा गई है और रिश्तेदारों ने पाल पोस कर शादी की है, अब वो थोड़ी ना दहेज देंगे। ऊपर से इसके माँ बाप भी पैसे छोड़कर नहीं गए। ये सुन फाल्गुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चों तुम जाओ आराम कर लो, ये भी पता नहीं कौन कौन सी बातें लेकर बैठ जाती है। फिर बहू बेटे अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं। आज बना रही हूँ खाना क्योंकि पहली रसोई है, इसके बाद मैं कोई खाना बनाने नहीं बैठूंगी। वैसे गरीब देवरानी, तुम खाने में क्या बना रही हो? घर से कुछ सीख कर आई हो क्या? जी जेठानी जी, मामा मामी के पास रही थी तो वहाँ पर खाना बनाना सीखा है। कुछ देर में दोनों बहू अपना खाना बनाकर घर वालों को खिलाती हैं, जिसे खाकर सास ससुर खुश हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर संगीता गरीब बहू के खाने में कमी निकालती है। अरे ये क्या बकवास खाना बनाया है? छोले की सब्जी में इतना तेल, मेरा तो देख कर ही जी भर गया। मुझे नहीं खाना ये सब। कोई बात नहीं माँ जी, आप मीठा खा लीजिए, मैंने बादाम का हलवा बनाया है। हाँ खा लूंगी मैं, ज्यादा सिखा मत। माँ एकदम बढ़िया छोले बने हैं और बादाम का हलवा भी अच्छा है। खाओ खाओ, आप सब खाओ। यही तो बेटा मैं भी कह रहा हूँ, बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है और मेरी तरफ से तुम दोनों का नेक ये रहा। वाह पापा जी, ये चांदी की पायल बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे ये चांदी की पायल बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है पापा जी, मैं ये सब चीज थोड़ी ना पहनूंगी पुराने जमाने की। लेकिन आपने मुझे नेक दिया है तो मैं रख ही लेती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तू मेरे पास आ, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा नेक लेकर रखा है, जिसे देख तेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सच माँ जी? तभी संगीता अपनी अमीर बहू को हीरे कुंदन का हार देती है और सोने का सिक्का। कैसा लगा बहू? वाओ माँ जी, ये बहुत सुंदर है। ये नेक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अच्छी बात है, बड़ी बहू को तुम्हारा नेक पसंद आया, छोटी बहू को भी नेक दे दो। इस गरीब बहू को भी देना पड़ेगा क्या? दहेज में तो कुछ लेकर नहीं आई, उल्टा लुटा दो इसको नेक देकर। यही सही है। इधर आ, पकड़ अपना चांदी का सिक्का और 101 रुपए का शगुन। यही बहुत है तेरे लिए नेक में, क्योंकि तेरे से इतनी कीमती हार संभाले थोड़ी जाएंगे। माँ जी, ये नेक तो आपका आशीर्वाद है, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे 1 रुपए का शगुन भी देती, मेरे लिए वही बहुत होता। देखा बहू के विचार कितने अच्छे हैं, कितनी सादी है, उतनी ही सादगी भरी है। अरे आप तो चुप रहो, उसको कम नेक दिया है, महान बनकर तो दिखाएगी ही। या पापा जी, मम्मी जी इज राइट। घर के बाकी लोग भी दोनों को पहली रसोई का नेक दे देते हैं। लक्षिता अपने नेक के हार को कमरे में यूं ही रख देती है, जिससे हार जमीन पर गिर जाता है और फोन आने पर सहेली से बात करते करते कमरे से बाहर चली जाती है।
इस वक्त गरीब देवरानी जेठानी के कमरे से गुजरती है तो उसके नेक को हाथ में ले लेती है। कितना सुंदर हार है ये। दीदी ने इस नेक को ऐसे ही गिरा दिया, मैं अंदर रख देती हूँ, बहुत कीमती जो है। फाल्गुनी उस नेक को अंदर रख ही रही होती है, उसी वक्त अमीर जेठानी आकर देख लेती है और अपने नेक को उसके हाथ से छीन कर भला बुरा कहने लगती है। मुझे पता है माँ जी ने तुम्हें अच्छा नेक नहीं दिया, इसलिए तुम मेरा नेक चोरी करने के लिए आई थी। चली जाओ यहाँ से, गरीब चोटन कहीं की। नहीं दीदी, आप मुझे गलत समझ रही, मैं तो सिर्फ रखने आई थी। अपने बहाने अपने पास रखो, समझी, वरना घर में शोर करके सबको बता दूंगी कि तुम मेरे नेक के हार को चोरी करने वाली थी। फाल्गुनी रोते हुए वहां से चली जाती है और लक्षिता सास को गरीब बहू के खिलाफ भड़का देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। संगीता और लक्षिता उसके साथ बहुत टॉर्चर करते हैं। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते थे, कभी उसके झाड़ू पोछे या साफ किए कपड़ों को गंदा कर दिया करते थे। साथ ही बात बात पर उसे अनाथ और गरीबी के ताने दिए जाते थे। और कुछ ही समय में दोनों बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। जहां संगीता अमीर गरीब बहू में भेदभाव करके अमीर बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे केसर का दूध देती है। ले बहू, इसे पी ले, तेरा बच्चा गोरा चिट्टा तंदुरुस्त पैदा होगा। और माँ जी, मेरे बच्चे के लिए ये दूध नहीं है। आप मुझसे नाराज है ना? अपने पोते से तो नहीं? तेरी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। कोई दूध नहीं है तेरे लिए, जा। ये सुनकर फाल्गुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर ससुर उसका बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को जानता है कि लालच के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे बहू के 8वें महीने में गोद भराई की रस्म की जाती है, जहां सास अपनी अमीर बहू को बहुत अच्छा नेक देती है। ये देखो, सब आंखें फाड़ कर देख लो, मैं अपनी अमीर बहू को 50,000 की गड्डियां ही गड्डियां चढ़ा रही हूँ, साथ में सोने के 2 तोले जेवर। ऐसा नेक आज तक किसी सास ने किसी बहू को नहीं दिया होगा। वाह माँ जी, अरे वाह संगीता, तूने तो साबित कर दिया तू अपनी अमीर बहू की ही सास है। हाँ ये तो है, लेकिन अपनी दूसरी बहू को क्या दे रही हो जब बड़ी बहू को इतना सब दिया है तो? अरे तुम सबको पता नहीं क्या, वो गरीब घर से आई है, मुझे तो पसंद भी नहीं है, फिर भी नेक देना है तो नेक की रस्म तो कर ही देती हूँ। ये ले बहू तेरा नेक, ये साड़ी और हार। पैसे का शगुन तो दिया ही नहीं, तू कह रही थी ना 1 रुपए बहुत है, ये ले तेरे 1 रुपए का नेक। हाँ माँ जी, ये इसी के लायक है। बताओ, अमीर बहू को इतना सब कुछ और गरीब बहू को सिर्फ 1 साड़ी और एक और मामूली सा सोने का हार। अरे नहीं चाची जी, मेरी माँ जी के बारे में आप ऐसा कुछ भी मत कहिए। वो मुझे जो भी देती है मैं सब कुछ प्यार से रख लेती हूँ, क्योंकि वो उनका आशीर्वाद है। छोटी बहू की बात से लगता है कि उसे इन सब चीज का मोह ही नहीं है। मुझे प्यास लग रही है, मैं आती हूँ। एक तरफ संगीता पानी पीने जाती है, दूसरी तरफ लक्षिता भी अपने नेक के पैसों को रखने जाती है, पर उससे पहले सास उसके कमरे में खुली अलमारी को देख बंद करती है। ये बड़ी बहू भी ना, अगर कुछ सामान चोरी हो जाए तो अच्छा हुआ मैंने अलमारी बंद कर दी। माँ जी, आप मेरी अलमारी से क्या निकालने की कोशिश कर रही थी? और यहाँ पर मेरा कुंदन का हार था जो आपने मुझे दिया था, कहाँ है वो? चोरी कर लिया ना आपने? बताइए कहाँ चला गया? अभी तो यहीं रखा था। बहू तो कुछ भी बोल रही है, मैं क्यों लूंगी? क्या पता आपने दिखावा करके नेक में दिया हो और अब आप वापस लेना चाहती हो। वैसे भी आप एक नंबर की लालची किस्म की हो। ये तो मेरे दहेज आने के टाइम पर ही देख लिया था मैंने। उसी वक्त कमरे में छोटी बहू और राजेश अरविंद आ जाते हैं। दीदी, जैसे आपने मुझे गलत समझा था, ऐसे माँ जी को गलत समझ रही हैं आप। बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती। माँ जी भला क्यों चोरी करेंगी? तुम चुप रहो, तुमसे किसी ने पूछा? चोरनी नंबर 2। लक्षिता, बिहेव योरसेल्फ। कभी तुम फाल्गुनी को कुछ कह रही हो और अब तुम माँ को बोल रही हो। तुम्हारे गहने मैंने अंदर रख दिए थे जो तुम यूं खुले में छोड़कर चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ किसी रिश्तेदार ने नहीं देखा, मैंने देखा। सुन लिया ना बहू तूने, मेरी ही गलती है। मैं जिस बहू को आज तक सर पर चढ़ा रही थी उसने ही मेरे साथ ऐसा कर दिया। और जिसकी मैं शक्ल देखना भी नहीं पसंद करती थी वो मुझ पर भरोसा कर रही थी। छोटी बहू मुझे माफ कर दे। आज तक मैंने तुझे और तेरे माँ बाप के बारे में बहुत बोला है, पर आज तुझे गोद भराई की रस्म में मैं दोबारा नेक दूंगी और सबसे अच्छा नेक दूंगी। माँ जी, आपने इतना कह दिया, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं बहू, तू आज मुझे करने दे, तेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया। ये कहकर सास गरीब बहू को सबके सामने 9 लाख पुश्तैनी हार देती है और लाख रुपए की गड्डी से नजर उतारकर किन्नरों को बांट देती है। इससे गरीब बहू को अच्छा नेक के साथ ससुराल में मान सम्मान मिल जाता है और बड़ी बहू को भी अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं कोई काम नहीं करती हूँ?
ठंड में कपड़े धोना बर्तन धोने जितना आसान काम थोड़ी ना है। तुम तो 2 दिन में एक बार कपड़े धोती हो, लेकिन मैं तो तीनों वक्त ढेर सारे बर्तन धोती हूँ। ठंड में बैठकर ठंडी हवाओं के बीच ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धोना बर्तन धोने से तो कहीं ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारी तरह नहीं कि रसोई में हीटर लगाकर बर्तन धो। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से लड़कर मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। आखिरकार क्यों इन दोनों में ठंड में बर्तन और कपड़े धोने को लेकर इस तरह बहस छिड़ रही थी, तो आइए कहानी में जानते हैं। मेरे ससुराल में तो 8-9 लोग ही हैं, लेकिन फिर भी पहली रसोई के लिए कितनी घबराहट हो रही है। भगवान जी, बस मेरा खाना सभी को पसंद आ जाए। अलका पहली रसोई की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी रसोई में कनिका आती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ, कुछ चाहिए क्या? आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पहली रसोई की तैयारी करने लगती। अलका 8-9 लोगों के हिसाब से आटा लेकर गूंथने लगती है, जिसे देख कनिका कहती है, अलका, तुमने इतना कम आटा लिया है, एक काम करो, वहाँ पर बड़ी परात रखी है, उसमें भरकर आटा लेकर गूंथ लो। भाभी, मैंने तो 10 लोगों के हिसाब से ही आटा लिया है, इतनी बड़ी परात में तो काफी सारा आटा गुनेगा। अलका, अभी हमारे घर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, अभी तुम देखती जाओ, ये आटा भी तुम्हें कम लगेगा। अपनी जेठानी के कहने पर अलका ढेर सारा आटा गूंथ लेती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे भाभी, आपने तो पूरे 10-15 किलो सब्जियां काट दी, आप क्या हफ्ते भर की सब्जी एक बार में काट कर रख लेती हैं? अभी तुम देखती जाओ कि कितना सारा खाना बनने वाला है, ये तो बस शुरुआत है। कनिका अपनी देवरानी के साथ मिलकर पतीले भर भर कर खाना बनाकर रख देती है और अब थोड़ी देर में एक एक कर ढेर सारे मेहमान आने लगते हैं और सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा हॉल तकरीबन 50 लोगों से भर जाता है, जिसे देख अलका, ये क्या जेठानी जी, लगता है माँ जी ने पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिया है। ये मोहल्ले वाले नहीं है, बल्कि हमारा ही परिवार है। हम सब पहले इसी घर में एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे सबकी नौकरियां बिजनेस खोलते रहे, वो सब अलग अलग हो गए। लेकिन हम 2 महीने में एक बार 15 से 20 दिन के लिए मिलते हैं और साथ ही रहते हैं। और अब तो वैसे भी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस बार तो लंबे समय तक साथ रहने का प्लान बना है। देवरानी जेठानी का बनाया हुआ खाना ले जाकर उन सभी 50 लोगों को सर्व करती हैं। सबके खाने के बाद अब धीरे धीरे कर पूरी रसोई गंदे बर्तनों से जम जाती है, जिसे देख अलका, ये क्या, यहाँ तो पूरा बर्तनों का ढेर जम गया है, इतने सारे बर्तन धोने में तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं, आज तो फिर भी कम बर्तन निकले हैं, वरना जब मैंने पहली बार रसोई की रस्म की थी तो रसोई की स्लैब के साथ साथ जमीन भी बर्तनों से भर गई थी। चलो अब ये सारे बर्तन ले जाकर आंगन में धोते, इतने सारे बर्तन तो किचन में धुलने से रहे। दोनों देवरानी जेठानी बारी बारी कर बर्तनों को उठाती हैं और आंगन में ले जाकर रख देती हैं। जेठानी को तो ठंड में 50 लोगों के बर्तन धोने की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही देवरानी ठंडे पानी में हाथ डालकर ठंडी ठंडी हवाओं के बीच बैठकर इतने सारे बर्तन धोती है, भाभी, मेरी तो आत्मा ही बाहर निकलने को हो रही है। मैं इतने ठंडे पानी में इतने सारे बर्तन कैसे धोऊं? तुम्हें तो बस ठंड लग रही है, मुझे तो जुकाम भी हो गया है। आज दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे कर ठंड में बर्तन धो लेती हैं। हम लोग कपड़े धोने के लिए जा रहे थे, जिसको कपड़े देने हैं वो दे दीजिए। बहू, मुझे अपने कपड़े देने थे, मैं अभी लेकर आता हूँ। मेरी ये 3 साड़ियां हैं, इन्हें भी धो देना, और हाँ, ये रेड वाली अच्छे से धोना, उस पर चाय का दाग लगा हुआ है। एक एक कर घर में रहने वाले पूरे 50 लोग 5 से 6 गंदे कपड़ों से टब भर देते हैं और अब दोनों देवरानी जेठानी को ठंडे पानी में ढेर सारे कपड़े धोने पड़ते हैं। मेरा हाथ, भाभी देखो ना, मेरे हाथ कैसे लाल हो गए हैं और उंगलियों के पास तो 2 छाले भी हो गए हैं। तुम तो 2 दिन में इतनी परेशान हो गई, मैं तो इतने सालों से इन 50 लोगों के गंदे बर्तन और कपड़े धो रही हूँ, उसका क्या? कनिका को हमेशा से ही लगता था कि जब उसकी देवरानी आएगी तो शायद उसका काम कम हो जाएगा, लेकिन देवरानी के आने के बावजूद इन लोगों के काम में कोई बदलाव नहीं आता। रोज रोज ठंड में 50 लोगों के बर्तन और कपड़े धोए जाते थे। अब दोनों ही बहू की हालत खराब हो जाती है। अब बहुत हुआ, अब मैं इतनी ठंड में इन 50 लोगों के कपड़े और बर्तन नहीं धो सकती। अब तो मैं माँ जी से बात करने ही जा रही हूँ। अब तो इस घर में एक डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन आकर ही रहेगी। हाँ कर लो,
तुम्हें क्या लगता है मैंने कभी बात नहीं की इस बारे में?